नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक प्रॉपर हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। इस मूवी का नाम है इविल डेड राइज एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी आपको रियल हॉरर एक्सपीरियंस कराने वाली है। ये मूवी इविल डेड सीरीज का रीमेक या फिर हम एक री इमेजिन भी कह सकते हैं। और मैंने इविल डेड सीरीज के सभी पार्ट्स को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस मूवी की स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनके नाम होते हैं ट्रिशा, कोलेब और जेसिका। ये तीनों की तीनों एक रिवर साइड में केबिन के पास छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं। इन 3 दोस्तों में जो जेसिका होती है उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसीलिए वो केबिन में रेस्ट कर रही होती है और ट्रिशा और कोलेब रिवर साइड पर एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर हम कोलेब को देखते हैं जो कि अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है। इसके बाद हमें ट्रिशा को दिखाया जाता है जो कि जेसिका को देखने के लिए केबिन के अंदर जाती है, जहाँ ट्रिशा देखती है कि जेसिका एक गहरी नींद में सो रही होती है। इसके बाद ट्रिशा वहाँ पर बैठकर एक बुक को रीड करने लगती है और तब अचानक से जेसिका उठ जाती है और जेसिका बिना देखे ही उन बुक के वर्ड्स को रीड करने लगती है जो कि ट्रिशा पढ़ रही थी। और इस समय जेसिका की आवाज़ पूरी तरह से भयानक हो चुकी थी और तब अचानक से जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है। ट्रिशा उसे चेक करने के लिए जाती है और तब अचानक से जेसिका पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। और अब जेसिका ट्रिशा के बालों को पकड़कर पूरी जोर से खींच देती है, जिससे ट्रिशा का स्कल तक दिखने लगता है। ट्रिशा किसी तरह भागते हुए कोलेब के पास आती है, जहाँ पर कोलेब अपना ड्रोन उड़ा रहा होता है। इसी बीच जेसिका भी बाहर आ जाती है और जेसिका कोलेब के ड्रोन को पकड़कर उसे अपने मुंह पर दे मारती है और सीधा नदी में कूद जाती है। और अब कोलेब भी अपनी फ्रेंड जेसिका को बचाने के लिए नदी में उसके पीछे कूद जाता है, लेकिन जेसिका कोलेब को भी उसका सर उखाड़कर मार डालती है। और तभी जेसिका पानी से बाहर आकर पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है और ट्रिशा ये सब देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। और ये था इस मूवी का एक भयानक सा इंट्रो। और इसके बाद हमें एक दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ से ये सब होना स्टार्ट हुआ था। हम देखते हैं एक बैथ नाम की लेडी को जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है। बैथ को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद यहाँ से बैथ अपनी सिस्टर के घर जाती है। बैथ की सिस्टर का नाम होता है एली और यहाँ पर हम एली की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर एली के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें होते हैं ब्रिजेट, डैनी और कैसी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एली के पति उसके साथ अब नहीं रहते और एली अकेली ही अपने 3 बच्चों के साथ एक बिल्डिंग में रहती है और इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। यहाँ पर हमें पता लगता है कि बैथ एक म्यूजिक लाइन में अपना करियर बनाना चाहती थी, जिसके चलते बैथ अपनी बहन एली से दूर रहती है और इन सब के चलते बैथ और एली के बीच का रिश्ता भी ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एली और बैथ ये दोनों बहनें आपस में किसी बात को लेकर बातें कर रही होती हैं। इसी बीच यहाँ पर बहुत खतरनाक एक अर्थक्वेक आ जाता है। इस भूकंप की वजह से इनकी बिल्डिंग में दरार आ जाती है और उनकी बिल्डिंग की हालत बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। इस भूकंप के समय 3 बच्चे पिज्ज़ा लेकर वापस आ रहे होते हैं। ये 3 बच्चे पार्किंग जगह में होते हैं, जहाँ पर भूकंप की वजह से पार्किंग एरिया में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। डैनी उस होल के अंदर जाने की कोशिश करता है, हालांकि ब्रिजेट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उस होल के अंदर चला जाता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ पर कभी एक बैंक हुआ करता था। डैनी को यहाँ पर बहुत सारे लॉकर्स और कुछ फाइल्स दिखाई देती हैं। इसी बीच डैनी को वहाँ पर एक पुरानी सी किताब मिलती है जिसके साथ एक रिकॉर्ड कैसेट भी थी और यहाँ पर डैनी को इसके साथ एक पुरानी फोटो भी दिखती है जिसके अंदर 3 फादर यानी 3 प्रीस्ट होते हैं। और साथ ही यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी हॉली क्रॉस और कुछ कॉइन्स भी टंगे हुए थे और साथ ही यहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का स्टैचू भी था, जिससे साफ ये पता लगता है कि यहाँ पर किसी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी कर किसी डीमन पावर को रोक कर रखा गया था। और वहीं इधर हम एली को देखते हैं जिसे अपने 3 बच्चों की चिंता हो रही थी। एली उस बिल्डिंग में रहने वाले 2 पड़ोसियों से मदद मांगती है। उन पड़ोसियों के नाम होते हैं मिस्टर फोंडा और गैब्रियल। लेकिन तभी इसी बीच 3 बच्चे लिफ्ट का यूज कर वापस आ जाते हैं और अब जाकर एली की जान में जान आती है। एली अपनी 3 बच्चों को समझाती है। वो कहती है कि हमें भूकंप के समय लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अब हम डैनी को देखते हैं जो कि इस किताब और रिकॉर्डिंग कैसेट्स को अपने साथ अपने रूम के अंदर ले आता है। इसी दौरान हम एली को देखते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाने लगती है और यहाँ पर जो बैथ होती है वो कैसी को नहलाने के लिए ले जाती है। इधर डैनी को उस किताब को खोलने की जिज्ञासा थी। डैनी उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी देखता है कि वो किताब किसी नुकीली दांत जैसी चीज से बंद थी। इसी दौरान किताब खोलते समय डैनी की फिंगर में उस नुकीली दांत जैसी चीज से कट लग जाता है और खून की बूंदें
उस किताब पर गिर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि खून की बूंदों को वो किताब सोख लेती है, जिससे पता लगता है कि ये किताब खून की प्यासी है और खून को सोखते ही वो किताब अपने आप ही खुल जाती है। और यहाँ पर डैनी देखता है कि उस किताब के पन्नों पर बहुत ही ज्यादा डरावने चित्र बने हुए थे। यहाँ पर ब्रिजेट भी होती है। ब्रिजेट डैनी को मना करती है, वो कहती है कि तुम किताब को बंद कर दो, लेकिन डैनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और इसके बाद ब्रिजेट के जाते ही डैनी उन सभी रिकॉर्डिंग कैसेट्स को एक एक कर सुनने लगता है, जहाँ पहली कैसेट में एक फादर बोलते हैं। फादर कहते हैं कि इस किताब को द बुक ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। इस किताब को उस समय लिखा गया था जब ओशियन का पानी पूरी तरह से लाल हुआ करता था। और यहाँ हमें पता लगता है कि फादर बाकी सभी प्रीस्ट के साथ मिलकर इस किताब पर रिसर्च कर रहे थे। और जैसे ही चर्च को ये बात पता लगी तो चर्च ने तीनों फादर्स को बेदखल कर दिया। अब इसके बाद डैनी दूसरी रिकॉर्डिंग कैसेट को लगाकर सुनने लगता है। इस रिकॉर्डिंग से फादर उस किताब के कुछ शब्दों को दोहराने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सी अजीब सी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर जो किताब के पन्ने होते हैं वो अपने आप ही पलटने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शैतानी ताकत जाग जाती है और वह शैतानी ताकत एली को ढकेल कर लिफ्ट के अंदर ले जाती है और उस पर पोजेस्ट कर लेती है। एली को लिफ्ट की केबलों के द्वारा बुरी तरह से जकड़ लिया जाता है और एली की हाथ पैर की हड्डियां बुरी तरह से टूट जाती हैं। और इसके बाद इनकी रूम की लाइट्स चली जाती हैं। यहाँ पर जो बेथ और कैसी और ब्रिजेट होती हैं, ये तीनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। और इसी बीच इन्हें पता लगता है कि सिर्फ इनके रूम की लाइट गई है, बाकी सब जगह पर लाइट आ रही होती है। और इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है जो कि बहुत अजीब तरीके से चलकर ऊपर की तरफ आने लगती है। यहाँ पर एली को देखकर साफ ये जाहिर होता है कि एली पर किसी शैतान ने काबू कर लिया है। इसके बाद एली किचन के अंदर जाकर एक पैन के अंदर अंडों को फ्राई करने लगती है और यहाँ पर एली अपने ही फैमिली को मारने की बात कर रही थी। ये सुनकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद एली अजीब ढंग से चलने लगती है और वहाँ पर बहुत सारी उल्टी करने के बाद एली मर जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर दोनों नेबर मिस्टर फोंडा और गैब्रियल आते हैं। गैब्रियल एली की दोनों आंखों को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं, जिसे देख गैब्रियल भी डर जाता है। अब इसके बाद गैब्रियल बाकी सभी लोगों के साथ मिलकर एली के लिए लास्ट प्रेयर करने लगता है। इसके बाद गैब्रियल बाहर जाकर मिस्टर फोंडा के साथ बिल्डिंग के इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश करता है। दरअसल यहाँ पर जो भूकंप आया था, उस भूकंप की वजह से सभी सीढ़ियां टूट चुकी थी और लिफ्ट भी भूकंप के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वहीं इधर हम बेथ को देखते हैं जो कि मरी हुई एली के पास बैठकर अपना दुख जताती है। इसी बीच बेथ को अपने फोन से एली की आवाज आती है जो कि उससे मदद मांग रही थी और तभी अचानक से एली जो कि मर चुकी थी, एली फिर से जिंदा हो जाती है। यहाँ पर एली का शरीर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, इसीलिए बेथ बाकी सभी बच्चों के साथ मिलकर एली को बाथटब के अंदर डाल देती है। लेकिन तब अचानक से एली जो होती है वो अचानक से दीवार पर चढ़ जाती है और इसके बाद एली इतना ज़ोर से चिल्लाती है कि कमरे के सभी विंडो के गिलास अपने आप ही टूट जाते हैं। और इसके बाद एली उन्हीं में से कांच का टुकड़ा उठाकर बेथ के हाथ में घुसा देती है। ब्रिजेट एली को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एली अपनी टैटू बनाने वाली मशीन लेकर ब्रिजेट के गाल पर खरोच बना देती है। एली ब्रिजेट को मारने वाली ही थी, तभी वहाँ पर डैनी आकर एली पर अटैक कर देता है और किसी तरह ये सब के सब एली को रूम से बाहर कर देते हैं और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं। बाहर पहले से ही मिस्टर फोंडा और गैब्रियल होते हैं जो कि इमरजेंसी गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एली गैब्रियल पर अटैक कर देती है और अपने मुंह से गैब्रियल की एक आंख निकालकर उसे बुरी तरह मार डालती है। मिस्टर फोंडा अपनी शॉटगन से एली को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एली उन्हें भी बहुत बुरी तरह मार देती है। बेथ और बाकी सभी गेट के होल से देखते हैं कि एली ने मिस्टर फोंडा और गैब्रियल के साथ और भी बहुत लोगों को मार डाला है। यहाँ पर जो ब्रिजेट होती है वो डैनी से लड़ने लगती है। ब्रिजेट डैनी से कहती है कि जब से तुम उस किताब को और उन रिकॉर्डिंग कैसेट्स को यहाँ पर लाए हो, तब से ये भयानक चीजें होना शुरू हुई हैं। बेथ ब्रिजेट को शांत कराती है और कहती है कि आपस में लड़ने से कुछ भी नहीं होगा। इधर कैसी के आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए एली इस मौके का फायदा उठाकर कैसी को बहला फुसलाकर गेट खुलवा लेती है और इसके बाद एली कैसी का गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है। मौके पर डैनी और ब्रिजेट आकर कैसी को बचा लेते हैं और गेट को फिर से लॉक कर देते हैं। वहीं इधर हम ब्रिजेट को देखते हैं जिसके गाल पर जो कट लगा हुआ था वो कट अब बदल रहा था और देखते देखते ब्रिजेट के मुंह और नाक से काले कलर का खून आने लगता है और तभी ब्रिजेट भी उस डीमन से पोजेस्ड हो जाती है। इसके बाद जब बेथ ब्रिजेट को देखने के लिए आती है तो वो देखते हैं कि ब्रिजेट
कांच खा रही होती है और बेथ को देखते ही ब्रिजेट उस पर अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी बीच यहाँ पर डैनी आता है और ब्रिजेट डैनी पर भी हमला कर देती है और इसके बाद जैसे ही ब्रिजेट कैसी पर हमला करने जाती है, कैसी के पास एक स्टिक होती है जो कि ब्रिजेट के मुंह के आर पार घुस जाती है और ब्रिजेट मर जाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर सबको पता था कि ब्रिजेट वापस से जिंदा हो जाएगी, इसीलिए डैनी ब्रिजेट को एक बेड से अच्छे से बांध देता है। अब इसके बाद डैनी बेथ को उस किताब और उन रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताता है। अब बेथ उस लास्ट रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है ताकि उसे इस डीमन पावर को रोकने का कोई रास्ता मिल सके। वहीं बाहर हम एली को देखते हैं जिसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल जाता है और इधर हम ब्रिजेट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी और वो डैनी पर एक चाकू से अटैक कर देती है। डैनी अपनी जान बचाने के लिए उसे किसी तरह आग से जला देता है। हालांकि डैनी बच गया था, लेकिन यहाँ पर डैनी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था और डैनी जल्दी मारा जाएगा, जिसके बाद वो भी पोजेस्ड हो जाएगा। इसके बाद हमें एली को दिखाया जाता है जो कि उस रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर बेथ उस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी और एली बेथ को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है। एली के अंदर जो डीमन होता है, उस डीमन को पता लग गया था कि बेथ प्रेग्नेंट है, इसीलिए एली बेथ के पेट को नोचने लगती है ताकि वो इस बच्चे की सोल को ले सके। इसी बीच कैसी किसी तरह बेथ को एक सीजर पास कर देती है और बेथ उस सीजर को उठाकर एली के मुंह में घुसा देती है, जिससे कुछ देर के लिए एली शांत हो जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और अब यहाँ पर सिर्फ बेथ और कैसी ही जिंदा बचे थे। ये दोनों के दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्डिंग से बाहर ये नहीं जा पाते क्योंकि भूकंप की वजह से सभी सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और यहाँ की जो लिफ्ट थी वो लिफ्ट भी खराब हो चुकी थी और यहाँ पर जो इमरजेंसी डोर था वो डोर भी पूरी तरह से लॉक होता है। और तभी वहाँ पर एली फिर से जागकर उनके सामने आ जाती है। बेथ मिस्टर फोंडा की गन उठाकर एली पर शूट कर देती है, जिससे एली के हाथ पैर पूरी तरह से कट जाते हैं और एली नीचे गिर जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एली ने जिन सभी लोगों को मारा था वो सब के सब जाग जाते हैं और उस डीमन से पोजेस्ड हो जाते हैं और इसके बाद ये सब के सब एली के शरीर के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक डीमन बन जाते हैं। ये डीमन देखने में किसी स्पाइडर के जैसा दिख रहा था, जिसके बारे में उस डीमन बुक में भी था। अब बेथ के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए बेथ अपनी और कैसी की जान बचाने के लिए खराब लिफ्ट के अंदर चली जाती है और तभी अचानक से लिफ्ट अपने आप ही ऑन हो जाती है और हम देखते हैं कि जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगती है वैसे वैसे लिफ्ट के अंदर बहुत सारा खून भरने लगता है और देखते ही देखते वो लिफ्ट पूरी तरह से खून से भर जाती है और कैसी और बेथ उस खून में डूबने लगते हैं और बहुत सारे खून के साथ ही लिफ्ट से बाहर आ गिरते हैं। इसके बाद खून से लथपथ कैसी और बेथ कार से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि कार स्टार्ट हो चुकी थी फिर भी कार आगे नहीं बढ़ती। इसी बीच वहाँ पर एली आ जाती है जिसके साथ बाकी सभी लोग मर्ज हो चुके थे और वो एक किसी खतरनाक स्पाइडर डीमन जैसे दिख रहे थे और अब ये डीमन कैसी को पकड़ लेता है और उसे एक चैन से उसे काटने की कोशिश करता है। बेथ शॉर्ट गन से डीमन पर अटैक कर देती है और किसी तरह कैसी को बचा लेती है और अब यहाँ पर बेथ और उस डीमन के बीच में एक हाथापाई होती है जिसमें ये दोनों के दोनों एक दूसरे को एक बड़े से ग्राइंडर के अंदर ढकेलने की कोशिश करते हैं। बेथ चेनसो लेकर उस डीमन को काट डालती है और उस बड़े से ग्राइंडर के अंदर ढकेल देती है और यहाँ पर एली का सिर्फ सर ही बचता है जो कि बेथ को उल्टा सीधा बोल रही थी। बेथ उस सर को उस ग्राइंडर के अंदर डाल देती है और इसके बाद बेथ और कैसी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन हमें जेसिका को दिखाया जाता है, वही जेसिका जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। दरअसल जेसिका इसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट में रहा करती थी। जेसिका अपने कार के पास आती है ताकि वो ट्रिसा और कोलब के साथ वेकेशन मनाने के लिए जा सके, जहाँ जेसिका देखते है कि आसपास बहुत सारा खून होता है, जिसे देखने के बाद जेसिका बुरी तरह से डर जाती है और यहाँ हमें पता लगता है कि एली मर चुकी थी लेकिन वो डीमन अभी भी आज़ाद होता है। इसके बाद वो डीमन जेसिका पर पूरी तरह से हावी हो चुका था और इसके बाद जेसिका ने अपने साथ और अपने दोस्तों के साथ क्या किया ये तो हम मूवी की स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं। और इसी के साथ ये मूवी जिसका नाम है इविल डेड राइज, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.3 और इस मूवी का रोटन टोमेटो स्कोर है 85%। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।